हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ इस एमएसएमई फॉर्म 1 के बारे में। ठीक है, ये फॉर्म मैं आपको लाइव फाइल करना सिखाऊंगा, कैसे आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करूंगा। ठीक है, पेनल्टी वगैरह क्या होती है, डिजिटल सिग्नेचर कौन सी यूज कर सकते हैं आप, इसकी ड्यू डेट क्या होती है, कौन सी यूजर आईडी से इसको फाइल करना चाहिए, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डिटेल्स चाहिए इस फॉर्म को फाइल करने के लिए, और ये फॉर्म होता क्या है। ठीक है, कौन सी कंपनीज के ऊपर इस फॉर्म की एप्लीकेबिलिटी होती है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वीडियो अगर स्लो लगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं एमएसएमई के पोर्टल पे। तो इसकी जो लिमिट्स होती हैं, कौन सी ऐसी इंटरप्राइजेज हैं जो एमएसएमई में फॉल करती हैं। तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि कौन सी एंटिटी हैं जो एमएसएमई में फॉल करती हैं। उससे पहले आपको मैं ये फॉर्म दिखा देता हूँ ताकि ये इसका पर्पज पता लगे, फिर हम उसकी डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, इस फॉर्म को फाइल करने के लिए एमसीए का पोर्टल है। ठीक है, इस पोर्टल पे मैंने मेरी यूजर आईडी से लॉगिन कर रखा है। आप इसके डायरेक्टर की भी यूजर आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, कंपनी की भी आप यूजर आईडी बना सकते हैं। ये बिजनेस यूजर में ही फाइल होगा। ठीक है, तो आप किसी भी डायरेक्टर की यूजर आईडी भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये फॉर्म मिलेगा कहाँ पे, तो आप यहाँ पे एमसीए सर्विसेज में जाएंगे, कंपनी ई फाइलिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे कंप्लाइंस सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, वहां पे आप ऐसे जा नहीं सकते। कंप्लाइंस सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे के सारे फॉर्म सामने नजर आएंगे। इसमें ये 8th नंबर पे आता है एमएसएमई का हाफ ईयरली रिटर्न। ठीक है, इसको हाफ ईयरली रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साल में 2 बार ये फॉर्म जाता है। ठीक है, एक तो 30 सितंबर ये हाफ ईयरली, और एक आता है 31 मार्च हाफ ईयरली। ठीक है, तो ये फॉर्म तब जाता है। इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 30 डेज फ्रॉम द जो ईयर एंड होता है उस डेट से, या पीरियड एंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्म के इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। यहाँ पे ये एमएसएमई फॉर्म 1 लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर द फर्निशिंग हाफ ईयरली रिटर्न विद द रजिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग पेमेंट टू माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने इंस्ट्रक्शन डाउनलोड किए हैं, इसके पर्पस देख लेते हैं। फॉर्म का पर्पस समझ आएगा तभी हम इसको आगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ये सभी कंपनीज को भरना है, ऑल कंपनीज वेदर प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक। ठीक है, 1%, सभी जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको ये फॉर्म फाइल करना होता है। ठीक है, हु गेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है ये, फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ठीक है, इसमें मीडियम इंटरप्राइजेज इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो ये पॉइंट आप थोड़ा नोट करें। ठीक है, एंड हुज पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ठीक है, ऐसी कंपनीज जो गुड्स और सर्विस परचेज कर रही हैं या बाई कर रही हैं। ठीक है, जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज से या उनको पेमेंट कर रही हैं। ठीक है, सप्लाई एक्सीड 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, और द डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस मींस आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो एमएसएमई वालों को। ठीक है, वो 45 से ज्यादा की है। ठीक है, उनको उनको आप पेमेंट कर रहे हो वो 45 डेज से ज्यादा की ड्यू डेट से, या डीम ड्यू डेट से आप उसको ज्यादा कर रहे हो, उसके लिए यूज किया जाता है इसको फॉर्म को। बट इस फॉर्म में कुछ चेंजेस हैं, इस फॉर्म को देख के आपको मैं बताऊंगा क्या रीजन है। इसमें जो आपने 45 एक्सीड्स वाले तो भरने ही भरने हैं, विद इन 45 डेज वाले भी इसमें कंसिडर करने होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फॉर्म को खोल के आपको बताऊंगा कहाँ ये चीजें हैं। तो उस पर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। ये इस पे एक्ट का नाम और सेक्शन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, एमएसएमईडी एक्ट होता है ये, मीडियम स्मॉल एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, सेल सबमिट ए हाफ ईयरली रिटर्न टू द मिनिस्ट्री। ठीक है, और जो इसकी ड्यू डेट होती है वो होती है 30 डेज फ्रॉम द हाफ ईयरली और ईयर एंड। ठीक है, तो अभी जो इसकी ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन सी ऐसी इंटरप्राइजेज हैं या जो हमारे क्रेडिटर्स हैं या सप्लायर्स हैं जो एमएसएमई में फॉल होते हैं। ठीक है, और पर फॉल फॉल से काम नहीं चलता, इसमें उसमें रजिस्ट्रेशन लेना भी मैंडेटरी है। हम उनकी लिमिट चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको एक जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। माइक्रो इंटरप्राइजेज कौन सी होती हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में, ठीक है, जो 2.5 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं है और जिनका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, वो आती है माइक्रो में। सेम स्मॉल में जिनकी प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 करोड़ रुपए तक के हैं और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक है, वो आते हैं स्मॉल में। और मीडियम वाले की ये डेफिनेशन होती है, बट मीडियम इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इस फॉर्म के लिए सिर्फ वही एप्लीकेबल है जो रजिस्टर्ड है एमएसएमई में। ठीक है, तो
आपकी कंपनी, आप जो भी हैं कंपनीज, ठीक है, आप जो भी जब भी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको ये डिटेल निकाल लेनी है, आपके जो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उन क्रेडिटर्स की आपको डिटेल निकाल लेनी है, और उसको वेंडर वाइज आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे वेंडर्स हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं या नहीं। तो इसका पता कैसे लग सकता है कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है? तो इसको पता करने का तरीका यही है कि आप एक ईमेल्स करके, एक ईमेल ड्राफ्ट करके उनको ईमेल भेज दें। ईमेल पे आप उनसे कन्फर्मेशन ले लें और उनसे सर्टिफिकेट ले लें, एमएसएमई का सर्टिफिकेट वो सेंड कर दें, तो वो रजिस्टर्ड है। या आप उनकी मेल में या फॉलो अप करके आप उनसे कैसे भी करके आप मेल पे रिटर्न में ले सकते हैं कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो यही तरीका होता है, और कोई पोर्टल वगैरह नहीं है एमएसएमई में पता करने का। ठीक है, और तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं अब इस फॉर्म को कैसे फाइल करना है। ठीक है, यहाँ पे तीन डिटेल होती है, कंपनी की डिटेल डालनी है, अटैचमेंट्स का डालनी है, और रिव्यू और सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इस फॉर्म को ऐसे फाइल करना होता है। ठीक है, तो मैं एक बार रेंडमली कोई भी कंपनी का डाटा ले लेता हूँ। ठीक है, और उसका फाइल करके देखते हैं एक बार। ठीक है, मान लो मैं ये वाली कंपनी ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ली है। ठीक है, तो एक बार मैं हाइड कर देता हूँ कंपनीज की डिटेल। ठीक है, टाइप ऑफ रिटर्न वो अपने आप ऑटो फिल हो जाती है, वो डिटेल आपको पता ही होगा सभी फॉर्म में। टाइप ऑफ रिटर्न पीरियोडिकली, हाफ ईयरली रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे अपने आप आ जाता है ये। आपको स्टार्ट डेट डालनी पड़ेगी, आप या तो 1 अक्टूबर से, मतलब नेक्स्ट 31 मार्च 2025 के लिए भर रहे हैं तो, और या आप 1 अप्रैल से लेके वो अपने आप 30/9 उठा लेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डेट डालनी है, नॉन एडिटेबल होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में आता है रेगुलर हाफ ईयरली रिटर्न ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज, मतलब मोर देन 45 days टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर। नोट प्लीज रिपोर्ट ऑल, ये अभी नोट आया है, पहले नहीं था ये नोट वाला डिटेल्स। प्लीज रिपोर्ट ऑल आउटस्टैंडिंग अमाउंट दैट आर ड्यू फॉर मोर देन 45 days और वर लिक्विडेटेड आफ्टर 45 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मीन्स जो लिक्विडेट कर भी दिए आपने 45 days वो, और या ड्यू है वो, दोनों आएंगे इसमें। प्लीज सेव दिस एक्सेल फाइल इन योर सिस्टम फॉर एनी फ्यूचर editing or updates as once form submitted the excel sheet note will be edited। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्सेल डाउनलोड होगी। ठीक है, इसको आपको ऐसे क्लिक करना है, ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये ही टेम्पलेट यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ क्या चीज है। तो ये सिक्योरिटी रिस्क का यहाँ पे आएगा, तो इसका इंस्ट्रक्शन दे रखा है अब इसको कैसे माइक्रोज को अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये माइक्रोज अनेबल भी करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि इजी हो जाए आपके लिए। मैं सारी डिटेल्स ही बताऊंगा। ये टैब 1 है एमएसएमई, जहाँ पे डिटेल हमें फिल करनी पड़ती है। जब तक आप इसको माइक्रोज को अनब्लॉक नहीं करेंगे तब तक ये सीट उठाएगा नहीं, काम नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ये और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में जाना है, इस पर राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के लिए आप यहाँ पे अनब्लॉक पे क्लिक करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, फिर इसको आप ओपन में आपको, ठीक है, इसको, ये पूरी एक्सेल सीट है जो हमें फिल करनी है डिटेल्स। ठीक है, एक्सेल सीट को फिल करने के बाद हमें यहाँ पे इंपोर्ट या अपलोड करनी है। ठीक है, अब इसे एक्सेल सीट को समझ लेते हैं कैसे आपको ये फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पे एच कॉलम तक है। ठीक है, ये ABCDEFGH। ठीक है, ये सारे कॉलम आपको फिल करने हैं। सबसे पहला कॉलम आता है ए में सीरियल नंबर, तो आपको आपके जितने भी सप्लायर हैं उनके सीरियल नंबर आएंगे, नंबर ऑफ सप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पे ईच सप्लायर नंबर आएगा, आप कोई भी रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि यूनिक पैन नंबर से ये आएगा। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कहाँ क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, यहाँ से ये थर्ड नंबर में आता है, ये थर्ड के BC। ठीक है, ABC वाली डिटेल्स हैं। ठीक है, तो 1000 एंट्री जिसमें अलाउड है एक्सेल में, और यूनिक पैन फॉर ईच रो। ठीक है, आप मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये 45 डेज वाली डिटेल्स हैं। दूसरा नंबर वाले डिटेल्स, ये क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ABC, आपका जो भी सप्लायर है XYZ ऐसे डालना है आपका। जैसे आप इसमें इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप वाले बंदे हो सकते हैं, पार्टनरशिप फ्रॉम LLP, कंपनी, कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशन एक ही है, एमएसएमई में रजिस्टर्ड ही आपको डालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे नाम डालने होते हैं। ठीक है, राम श्याम। ठीक है, ऐसे आप जितने भी आपके सप्लायर हैं, ये ऑटोमेटिक भी फिल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने विकास डाला। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर अपने आप फिल हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपने आप फिल हो रहे हैं, ऐसे डिटेल फिल हो जाती होती जाएगी। आपको यहाँ पे पैन नंबर भी सबके यूनिक पैन नंबर डालने हैं इनके।
ठीक है। अब आते हैं ये फर्स्ट, सी कॉलम में आपको पेन डालना है सॉर्टेड। फिर डी कॉलम में बात करते हैं पेड विद इन 45 डेज। तो जो स्टार्टिंग में इन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है सिर्फ हमें आउटस्टैंडिंग वाले डालने हैं, बट इस एक्सेल सीट में इन्होंने जो विद इन 45 डेज भी जो हमने पे कर दिए वो भी डालने हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नोट में भी लिखा हुआ था कि भाई आपको जो मोर देन 45 डेज है वो वाले आपको यहाँ फिल करने हैं। ठीक है, आर ड्यू फॉर मोर देन 45 डेज और वर लिक्विडेड आफ्टर 45 डेज। तो 45 डेज से ज्यादा वाली डिटेल्स इन्होंने मांग बोल रखी है इंस्ट्रक्शन में भी, बट जो ये जो फॉर्मेट दे रखा है इसमें इन्होंने विद इन 45 डेज वाली डिटेल्स भी मांग रखी है। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट हम इसको ये समझते हैं कि हमें 45 डेज वाली डिटेल्स भी देनी है इस सप्लायर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी इनवॉइस है जो आपने 45 डेज में, मान लो इस पर्सन से आपने कोई भी किया था, ठीक है, उसका आपने 45 डेज के अंदर पे कर दिया इनवॉइस, ठीक है, तो भी आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। आपने उसको 45 डे के बाद पे किया है तो भी उसकी डिटेल डालनी है। ठीक है, पे कर दिया तो भी डिटेल डालनी है, और वो पेंडिंग है मतलब आउटस्टैंडिंग है तो डालनी डालनी है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे अब नंबर नंबर वाले कॉलम में कितने आपके इनवॉइस थे या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो इनवॉइस वाइज ही होती है ट्रांजेक्शन। सर्विसेज के केस में मान लो 10 ट्रांजेक्शन हो सकती है। बेसिकली आप इनवॉइस वाइज ही आप इसको मान के चलें। ठीक है, तो आपको जो भी इनवॉइस है आपको यहाँ पे एक से जो भी नंबर है आप उसमें डाल सकते हैं। फिर उनका अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ डालना है इसमें। ठीक है, ये एक ट्री TRADSA के पोर्टल होता है जिसके थ्रू इसको पेमेंट होती है MSME को। ठीक है, तो अगर आपने उसके थ्रू पे किए हैं तो उसमें यहाँ डिटेल आएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको जीरो फिल करेंगे मतलब ये नॉट एप्लीकेबल। तो अगर ये नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपको जीरो फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ भी फिल नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है साथ के साथ। ठीक है, सेम अगर आपने कोई अदर पेमेंट की है, अदर मोड ऑफ पेमेंट मीन्स ट्रेड्स के अलावा। ठीक है, लाइक आपने कैश में पे किया है या बैंक से पे किया है या आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी तरीके से अदर देन, तो यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है। मान लो आपने 5 इनवॉइस पे कर दिए 50,000 रुपए के, तो आपको ऐसे यहाँ डिटेल डालनी है। ठीक है, फिर आते हैं पेड आफ्टर 45 डेज। तो यहाँ पे आपको 45 डेज के आफ्टर आपने कोई भी पेमेंट की है वो यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे इन्होंने इसका ऑप्शन नहीं दे रखा। ठीक है, तो इस पे शायद 45 डेज के बाद पेमेंट नहीं होती इसके थ्रू, तो इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट डालनी है जो 45 डेज के बाद आपने पे की है फ्रॉम द इनवॉइस डेट, क्योंकि और कोई डेट हमारे पास होती नहीं है। डीम्ड डेट मींस MSME एक्ट में लिखा हुआ है जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किए हैं या सर्विस आपने अवेल कर ली उस दिन से माना जाता है। बट इसको मेजर करने के लिए इनवॉइस एक ऑप्शन होता है या कोई और एग्रीमेंट या कुछ भी डिटेल्स हैं, तो आप डीम्ड वाली डिटेल को भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। ठीक है, मैंने अमाउंट ले लिया। फिर आते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 45 डेज। ठीक है, तो आपके जो आउटस्टैंडिंग फॉर 45 डेज और लेस, मतलब आपको 45 डेज और कम वाले यहाँ पे डालने हैं, और यहाँ पे आपको मोर देन 45 डेज मतलब 46 दिन वाले आपको यहाँ डालने हैं, अप टू 45 दिन वाले इन कॉलम्स में डालने हैं। ठीक है, तो उनकी कितनी एंट्रियां हैं तो आपको टोटल आपकी एंट्रियां निकाल लेनी है। ठीक है, ये डाटा मैनेजमेंट तैयार करता है। ठीक है, डायरेक्टर को फॉर्म फाइल कंपनी को फाइल करना पड़ता है। आप किसी प्रोफेशनल से भी फाइल करवा सकते हैं, बट क्रेडिटर्स की पूरी डिटेल चाहिए इनवॉइस वाइज, तभी इस सीट को फिल किया जा सकता है। इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए और उसकी इनवॉइस वाइज पेमेंट डिटेल चाहिए, कब उस इनवॉइस को स्पेसिफिक इनवॉइस को पे किया है, तो उस डिटेल के बेसिस पे इस डिटेल्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको ये थोड़ा काफी इसको मेहनत करनी पड़ेगी, वर्किंग काफी करनी पड़ती है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन वाइज एक एक डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हमने। फिर उसका जो 45 डेज से लेस वाले जो आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, जो भी आप अमाउंट डालेंगे वो आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। ठीक है, मैं एक बार रैंडम ऐसे ही डाल रहा हूँ। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 45 डेज, ये आपको जो मोर देन 45 डेज वाले हैं, मान लो 20 इनवॉइस है या 20 ट्रांजेक्शन है, वो डाल देनी है। उनका अमाउंट है मान लो 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ डाल देना। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपको देखना है, एक तो 30 सितंबर को देखना है, दूसरा आपको देखना है 31 मार्च को। तो 30 सितंबर को आपको एनालाइज करना पड़ेगा आपके सारे इनवॉइसेस, उनका डाटा निकालना पड़ेगा। सेम आपको 31 मार्च को करना है क्योंकि वो फॉर्म साल में 2 बार भरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डालना है रीजन फॉर डिले इन पेमेंट और अमाउंट आउटस्टैंडिंग। तो आपके जो इस वाले कॉलम में एच वाले में जो आपने 45 डेज वाले और आउटस्टैंडिंग मोर देन, इन दो के लिए ई और जी के लिए आपको रीजन डालना है यहाँ पे।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस फील्ड शुड बी मैंडेटरी इफ वैल्यू एंटर्ड इज आइदर ऑफ द फील्ड पेड आफ्टर एंड और आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन। तो इन दो के लिए, ई कॉलम के लिए और जी कॉलम के लिए, इन दो में अगर आपने अमाउंट डालना है तो उसमें आपको यहाँ पे रीजन डालना पड़ेगा कि क्या ऐसा रीजन था जो आपने 45 डेज के बाद आपने उसको पेमेंट की। तो आप इसमें डाल सकते हैं कि आपका कोई रीजन, आप स्पेसिफिक रीजन डालना होता है वैसे तो, ठीक है। जेन्युइन कोई रीजन था कि पेमेंट करने का, कि भाई आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन से, या आपके पास कोई एक्सेस नहीं था, या आपके क्लाइंट से कोई बात नहीं हो रही थी, या कोई डिस्कशन था, या कोई मैटर चल रहा था, तो इस वजह से हमने पे नहीं किया उसको, ठीक है। तो ये डिटेल डालनी होती है। दूसरा, आपने उसको आउटस्टैंडिंग है मोर देन 45 डेज, तो ये भी रीजन डालना पड़ेगा कि अभी कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप रीजन बना के डालेंगे उसका कि भाई क्यों आपने ये पेमेंट रोक रखी है, क्यों नहीं पे की है, क्या रीजन है, कोई शॉर्ट नहीं हुआ है, गुड्स रिसीव नहीं हुई है, क्या है, मतलब पूरा आपको एक्सप्लेन करना है इन कॉलम्स में, ठीक है। तो ये एडिटेबल होते हैं, यहाँ पे आप कोई भी ऐसे रीजन डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका देख लेता हूँ मैं, कोई लिमिट है क्या फोन डालने की, इंस्ट्रक्शन में ही पता लगेगा, ठीक है। मेंशन द फॉर डिले इन पेमेंट अमाउंट आउटस्टैंडिंग द फील्ड शैल बी ऑटो कैलकुलेटेड एंड नॉन एडिटेबल, ठीक है। टोटल वाली कोई है फील्ड, वो जो अपने आप कैलकुलेट होगी, टोटल अमाउंट की कोई फील्ड नहीं नजर आ रही मेरे को, ठीक है। डाउनलोड द फील्ड ऑटो कैलकुलेट एंड नॉन एडिटेबल शैल बी शोन इन जनरेटेड, तो ये वाले डेटा इंपोर्ट करना है इसको, ठीक है। तो अब इसको एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये सेव करोगे तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, पैन ऑफ सप्लायर इज ए मैंडेटरी फील्ड एंड कांट बी लेफ्ट एम्प्टी, अमाउंट इज ए मैंडेटरी प्लीज एंटर जीरो इफ नॉट एप्लीकेबल, रीजन ऑफ डिले आपको डालना पड़ेगा, पैन ऑफ सप्लायर इज ए मैंडेटरी कांट लेफ्ट एम्प्टी। तो ये रीजन आपको रो नंबर बता देगा, कौन से में रो में दिक्कत है, ये वैल्यू के लिए बता देगा, तो ये रीजन आ जाएगा। यू डायरेक्टली गो टू द फील्ड बाई डबल क्लिकिंग, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको वहीं ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ये फॉर्म, आपको जो भी आपने एक्सेल बनाई है वो आपको यहाँ पे ऐसे अपलोड करनी है, आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि इनका फॉर्मेट अलग होता है, ठीक है। आपको सेव एज नहीं करनी है, उसी सेम फॉर्मेट को ही सेव करेंगे, ये ऐसे आपको अपलोडेड आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको इसको सेव करना है, ठीक है, ओके करेंगे, फिर इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में बस यही इतना सा ही फॉर्म होता है, ये यहाँ पे ऑप्शनल अटैचमेंट है, कोई आप क्लैरिफिकेशन देना चाहें या आपके कोई डिले वाले रीजन वगैरह जो डाले हैं, तो रीजन के रिगार्डिंग कोई भी आप एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो उससे रिगार्डिंग आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये डिजिटली साइन होगा, डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, सीएफओ, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी इसको फाइल कर सकते हैं, मतलब आप किसी सीए से भी फाइल कर सकते हैं उसको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना के, या आप डायरेक्टर की आईडी से या सीईओ सीएफओ उनकी आईडी से भी आप इसको फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे डिन नंबर आएगा और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद ये रिव्यू एंड सबमिट होता है और ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सा फॉर्म होता है, इसमें कुछ भी नहीं है इस फॉर्म में, बस मेन इसकी जो एक्सेल सीट है वही इसका मेन होता है, और इस फॉर्म में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारा कुछ बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। इस फॉर्म की कोई भी फीस नहीं होती है क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शन किट में कोई भी आपको फीस का जिक्र नहीं है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, कोई भी एसटीपी मोड होता है, मतलब ये ऑटोमेटिक आप जैसे अपलोड करोगे ये अप्रूव हो जाता है, ठीक है, मैनुअल नहीं होता, ठीक है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स का मैंने बता दिया है, ड्यू डेट आपकी बता दी है मैंने, ठीक है, 31 अक्टूबर, सितंबर वाले के लिए, और उसकी 30 अप्रैल होती है, ठीक है, विद इन 1 मंथ या 30 डेज जो भी है। यूजर आईडी का बता दिया मैंने, फीस नील होती है, डिजिटल सिग्नेचर सिर्फ डायरेक्टर के लगते हैं, इसमें एक ही डायरेक्टर के डीएससी से ये हो जाता है। लेट फीस और पेनल्टी, अगर आपने फॉर्म नहीं फाइल करोगे तो जनरल सेक्शन जो पेनल्टी को होता है उसमें आपको इसमें पेनल्टी लगती है, लेट फीस इस फॉर्म की कोई है नहीं, बट इसमें पेनल्टी लग सकती है कुछ भी, अगर आप इसको लेट भी फाइल करोगे तो आरओसी के पास या गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है, वो आपको पेनल्टी लगा सकते हैं। तो ऐसा बहुत से केस हुए हैं जिनमें केस ओपन हुए हैं और उनको पेनल्टी के नोटिस आए हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कमेंट आप करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है आपको, ठीक है। दूसरा, कमेंट आपको सब्सक्राइब करके ही करना है क्योंकि अदरवाइज आपका कमेंट स्पैम में चला जाएगा, हमें हाईलाइट नहीं होता है, ठीक है। सब्सक्राइब करके ही कमेंट करें, ठीक है। हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, कोई ऐसे कमेंट नहीं मिलेगा आपको जिसका रिप्लाई नहीं हो रखा होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।